अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रो वाइज स्कूल ऑफ बिजनेस के प्लेटफॉर्म से मॉक जो हुआ था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने का दिन है, तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं। कल मॉक आप लोगों ने देख लिया होगा। ये मेरी गुजारिश है कि आप लाजमी उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हद तक हमने कोशिश की है कि इसको आई कैप के पैटर्न के मुताबिक लेकर जाया जाए, जो आजकल पिछली कोई 3-4 अटेम्प्ट से जो फॉलो हो रहा है। और इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं और थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके भी हैं। उनको इंशाल्लाह अभी स्टडी करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। आपको थोड़ी अप्रोच भी बता देते हैं कि किस तरह आपने पेपर को आई कैप के एग्जाम हॉल में जाके अटेम्प्ट करना है। अच्छा, ये बिजनेस लॉ का पेपर आपको जैसे पता है कि बाकी जिस तरह कैफ के एग्जाम्स है उसी तरह 3 घंटा का टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है। 15 मिनट्स का एडिशनल टाइम आपको मिलता है, 15 मिनट पहले आपको मिल जाते हैं। उसमें आपने क्या करना है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज ही। तो उसके बाद 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है, जो कि बिजनेस लॉ और कैफ 7 भी, सी लॉ भी क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ उसमें आई बिलीव कि सफिशिएंट टाइम होता है। आपको सोचने का टाइम मिलता है, आप तसल्ली के साथ पेपर कर सकते हैं। तो इसलिए तो पहले तो आपने घबराना नहीं है कि जी पेपर का शायद टाइम शॉर्ट हो जाएगा। टाइम शॉर्ट नहीं होगा, बस आपने थोड़ा सा तसल्ली से सोच के रेलेवेंट चीजें लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। तो बाकी यही होता है कि पूरी कोशिश करें 100 मार्क्स का पेपर करें। जैसे आप 100 मार्क्स का पेपर करते हैं, आपके जो पासिंग चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि 100 में से 50 लेना बहुत ईजी है। बजाय इसके कि आपने किए 70, 75, 80 का, उसमें से ऑब्वियसली 50 लेना टफ हो जाता है, अनलेस आपने लिखा बड़ा अच्छा हो। तो वो आमतौर पे भी एवरेज स्टूडेंट बहुत सारा कुछ तो नहीं सही कर सकते। इसलिए गाइडेंस यही है कि 100 मार्क्स का पेपर करने की कोशिश करें। चलें जी, आ जाए फिर आपके इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं। वो क्या है कि 9 क्वेश्चन है, तमाम के तमाम आपने करने हैं। इससे आपको आइडिया होता है कि सिलेक्टिव स्टडी तो कोई नहीं है, तो आपने सिलेबस को भी सारे को पढ़ना है। ठीक है। देन ब्लैक पेन आपने सिर्फ यूज करना है। अब स्टूडेंट्स इसमें पूछते हैं कि सर साथ मार्कर ले जाएं, ब्लैक है ये वो। देखें, टाइम आपने बचाने की कोशिश करनी है। ये मार्कर से आप जितना मर्जी उधर प्यारा करके लिखना है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स उसके नहीं मिलने। हमारा तो एक सिंपल होता था अपना, जब स्टूडेंट लाइफ थी, कि एक पेन लेकर जाते थे, बॉल पेन। ठीक है। उसी के साथ लिखते रहे, जहाँ पे हेडिंग होती थी वो लिख के नीचे 2 लाइंस लगा देते थे स्पीड में। तो इस तरह वो चीज हो जाती है। तो आई बिलीव के टाइम को बचाएं। इस तरह की ये यूजलेस चीजें हैं, इससे कोई फायदा कोई भी नहीं होगा। ठीक है। तो एक पेन बस आपके पास में 2 वैसे लेकर जाएं, क्योंकि वो इंक ना एंड हो जाए। तो बॉल पेन सफिशिएंट है। ठीक है जी। देन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू मस्ट बी आंसर्ड इन आंसर स्क्रिप्ट ओनली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स डिफरेंट कॉलेजेस में भी पेपर दे रहे होते हैं, या हमने, क्योंकि ये आमतौर पर बिजनेस लॉ पहली अटेम्प्ट में कैफ में उठाते हैं। अब पीआरसी में तो किया होता है सिस्टम के ऊपर, ऑनलाइन हमने किए होते हैं। उससे पहले आपके जो थे एफएससी वगैरह में, वो आपने सर्कल्स फिल किए होते हैं। यहाँ पर आके अब ये है कि कुछ सर्कल्स वगैरह कुछ नहीं होने। इसके ऊपर वैसे मेरी गाइडलाइन अलग से भी है कि आपने किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा। तो सिंपल आपने क्या करना जी, नंबर लिखने हैं 1 2 3, क्वेश्चन नंबर लिखा, आगे सिंपल ABC। कोई नरेट करने की जरूरत नहीं है कि आप ऑप्शन पूरे का पूरा लिख रहे हैं, क्योंकि उसका फायदा ही कोई नहीं है। 0% उसका फायदा है। आपने सिंपल क्या लिखना है, क्वेश्चन 1 है, ऑप्शन C, बस आगे C लिख दें, सफिशिएंट। क्वेश्चन 2, ऑप्शन 2 है, उसका वो लिख दिया, 3 इस तरह लिख दिया। मतलब बिल्कुल सिंपल सा चीजों को रखना है, बिला वजह लेंथी नहीं करना। इधर से टाइम आपका काफी बच जाएगा। अगर आप इन चीजों में पड़ जाएंगे कि हम पूरा पूरा पैरा लिखने लग जाएं जो आपका भी, तो वो एक तो यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है उसका, और सेकेंडली उसके ऊपर बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। चलें जी, अब क्वेश्चन 1 आपका है। जो 15 मिनट आपने यूज करने हैं वो इसी तरह करें कि जी आप 15 मिनट के अंदर जरा क्विकली पेपर को देखें। इसमें आइडेंटिफाई करें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप पहले करेंगे। एमसीक्यू तो ऑब्वियसली इंसान पहले ही करते हैं, थोड़े इजी भी होते हैं, और उसमें से 15 मार्क्स के आते हैं। 10 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं, 13 आ सकते हैं। कोई एमसीक्यू 1 मार्क का होता है, कोई 1.5 मार्क का भी हो सकता है, कोई 2 का भी हो सकता है। तो खैर करने तो हैं सारे। तो 15 मार्क्स के होते हैं। इसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ा एवरेज भी पढ़ा होना, वो 10-11 तो ले ही लेता है। जिन्होंने अच्छा पढ़ा होता है, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, वो 15 भी ले जाते हैं या 14 ले जाते हैं। तो एमसीक्यूज करने हैं। देन जो है आपका
अब एमसीक्यूज को सारों को स्टडी नहीं करने लगे ना, आपको पता लग गया कि एमसीक्यूज आगे चल रहे हैं। अगले क्वेश्चंस आप देखें, उसमें से देखेंगे केस सिनेरियोज कौन से हैं, रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, थ्योरेटिकल रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस कौन से हैं, आपको एक आइडिया होता जाएगा कि यार ये मुझे आता है, ये थोड़ा कम आता है, तो जो सबसे ज्यादा अच्छी तरह आता है वो पहले करना है आपने, तो इस तरह। लेकिन एक जो अच्छा आता हो, जरा मतलब बेहतर हो, वो आपने एंड पे भी रखना है, क्योंकि एंड पे अक्सर स्पीड में लिखना पड़ता है, तो स्पीड में फिर सोचने का टाइम नहीं होता। जो चीज आपको अच्छे से आती हो आप उसी की तरफ जाएं, ठीक है। तो आप एक सीक्वेंस बस बना लेंगे क्वेश्चंस का। चलिए एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, द रिलेशंस बिटवीन द फेडरेशन एंड ऑफ द प्रोविंसेस आर डिस्क्राइब्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये शायद मैंने जब आपको रिवीजन लेक्चर्स दिए थे उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो पार्ट्स बताए हुए हैं उसमें से आई कैप अंदर से नहीं पूछता कि ये पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो यही पूछेगा मैक्सिमम, यार ये पार्ट किससे रिलेट करता है, ठीक है, या ये वाली बात किस पार्ट में लिखी हुई है। तो उधर से फिर एक ये एमसीक्यू बनाए, तो ये आई बिलीव सिंपल सा है, पार्ट 4 होता है इसका, इसका आंसर सी हो जाएगा। सेकंड पे आ रहे हैं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें, क्योंकि कोशिश करनी जब भी केस सिनेरियो स्पेशली, तब तो आपने पहले रिक्वायरमेंट लाजमी पढ़नी है ताकि उस एंगल से आप क्वेश्चन को पढ़ें। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कोई करेक्ट स्टेटमेंट हमने ढूंढनी है, देख लेते हैं। ऑन May 1st 2023, Eckerly Reality Limited mailed a written offer, मेल ईमेल नहीं की, मेल किया मतलब खत भेजा है, रिटर्न ऑफर टू मेसी फॉर द सेल ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। द ऑफर इंक्लूडेड एन एक्सप्रेस टर्म, एक्सप्रेसली उसमें लिखा हुआ है दैट इट वुड एक्सपायर ऑन जून 2023। उसने कहा भाई 30 जून को ये ऑफर मेरी एक्सपायर हो जाएगी। आपको पता है कि ऑफर को टाइम भी एक लिमिट लगाई जा सकती है। इफ द एक्सेप्टेंस वाज नॉट डिलीवर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द ऑफर बाय द एक्सपायरेशन डेट, भाई अगर एक्सपायर होने से पहले हमारे हाथ में, ऑफर के हाथ में एक्सेप्टेंस आपकी ना पहुंची तो ऑफर लैप्स कर जाएगी, ओके। ऑन जून 30 2023 एट 8 AM, सुबह 8 बजे, मैसी सेंट अ रिटर्न एक्सेप्टेंस टू एक्करली वाया मैसीज पर्सनल मैसेंजर। पर्सनल उसका कोई बंदा था, मतलब कोई इंसान था, सही है, मतलब आप उसको ऑफिस बॉय कह सकते हो या कोई भी, उसके यार उसने लिखकर भिजवा दिया कि जाओ उसके पास चले जाओ। However, the messenger was not able to deliver the acceptance until July 1, 2023। लेकिन वो भाईजान अगले दिन जाके पहुंचे हैं। अब जून 30 को तो काम एंड हो चुका है, ठीक है। ऑन July 2, 2 जुलाई को एक्करली कॉन्टेक्टेड मेसी इन्फॉर्मिंग हिम दैट द acceptance had been delivered 1 day late। एज अ रिजल्ट एक्करली रिफ्यूज टू ऑनर द एक्सेप्टेंस। उसने कहा भाई क्योंकि एक दिन लेट आई है तो मैं इसको नहीं मानता। तो बताएं जी, क्या वो बात जायज कर रहा है, क्या ठीक कर रहा है? ऐसे ही होना चाहिए। आपको पता है कि जब भी टाइम प्रिस्क्राइब किया गया हो, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, आपको टाइम जब प्रिस्क्राइब कर दिया कि इस डेट तक आपने करना ही करना है, एक काइंड ऑफ कंडीशन भी है ये। अगर आगे से एक्सेप्टेंस उस टाइम में नहीं आती तो ऑफर के पास ये चॉइस होती है कि वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, और अगर एक्सेप्ट नहीं करना तो विद इन रीजनेबल टाइम उसने बता देना होता है कि भाई नहीं, तुम मेरे वाले मैनर से भेजो, अदरवाइज मैं इसको रिजेक्ट करूंगा, ठीक है, ये होता है। तो अगर वो रीजनेबल टाइम में नहीं करता तो फिर तो रिजेक्ट ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर उसने देखे 1 जुलाई को पहुंची है, 2 जुलाई को अगले दिन ही रीजनेबल टाइम में बता दिया कि भाई मैं उसको नहीं कर रहा क्योंकि तुमने लेट भिजवाई है मुझे, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्करली एंड मेसी, हाउएवर इफ मेसी, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी देख लें, सिंपल है, नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ क्योंकि विद इन टाइम वो चीज नहीं पहुंची उसके पास। क्लियर है जी। क्वेश्चन 3 पे आ जाए। अली मेक्स एन एग्रीमेंट फॉर बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम बिलाल ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को एग्रीमेंट हुआ कि भाई मैं आपसे रॉ मटेरियल खरीदूंगा। द रॉ मटेरियल इज टू बी सप्लाइड बाय शहजाद, शहजाद साहब ने सप्लाई करना है ऑन 20th जनवरी एंड पेमेंट इज टू बी मेड बाय अली ऑन 15th मार्च। सही, शहजाद इनका ही कोई होगा क्योंकि आपको पता है ना, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिजी और अनदर पार्टी, ये भी आपको आई बिलीव कॉन्सेप्ट का पता है। तो कुछ लोग तो यहाँ पे वैसे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये शहजाद बीच में कौन सा आ गया। तो आपको पता है कि कंसिडरेशन आपका प्रोमिजी भी कर सकता है, होती है एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर है, लेकिन प्रोमिसी भी कर सकता है, दे सकता है कंसिडरेशन, और उसके बिहाफ पे कोई और पार्टी भी दे सकती है। तो यहाँ पे एक तो वो कॉन्सेप्ट बीच में आ गया। अच्छा, एंड पेमेंट इज टू बी मेड बाय अली ऑन 15th मार्च, और अली साहब ने पेमेंट करनी 15th मार्च पे। बताएं जी लीगल स्टेटस क्या है? वैलिड है जी, वैलिड कंसिडरेशन है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आई बिलीव, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड द कंसिडरेशन इज फ्यूचर, फ्यूचर की कंसिडरेशन की बात हो रही है, फ्यूचर में जाके ये काम होना है। 1 जनवरी को एग्रीमेंट हुआ, लेकिन 20 जनवरी को मटेरियल आएगा और 15 मार्च को जाके पेमेंट आएगी। तो जो कंसिडरेशन हो रही है वो फ्यूचर में जाके हो रही है। कंसिडरेशन का आपको पता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकती है। 4 पे आ जाए।
अहमद ओज हमाद ₹10,000, 10,000 रुपया हमाद का देना जी। अहमद एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट विद हमाद एंड गिव्स हमाद अ मॉर्गेज ऑफ हिब्स का मतलब अहमद स्टेट फॉर 5,000 इन प्लेस ऑफ द डेट। इन प्लेस का मतलब क्या है कि अब डेट की जगह पर ये आ गया। ठीक है, अगर ये होता ना फॉर हाफ ऑफ द डेट तो फिर और बात होती। इन प्लेस ऑफ द डेट का मतलब आपको सिंपल पता है कि डेट साइड पे हो गया, अब उसकी जगह पे मॉर्गेज आ गया। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। हुआ क्या जी कि हमाद के 10,000 रुपए देने थे अहमद ने, लेकिन अहमद ने कहा यार 10,000 रुपए तो नहीं है, ये लो तो मेरी स्टेट के ऊपर मॉर्गेज ले लो। मॉर्गेज से मुराद क्या है कि सिक्योरिटी के तौर पे मैं तुम्हारे पास रखवा रहा हूँ। अब बताएं जी कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इस केस में। इसमें आपको पता है कि नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया जिसको नोवेशन भी कहा जाता है। पहले पैसे देने थे वापस, अब मॉर्गेज आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, द न्यू कॉन्ट्रैक्ट रीसेंट्स द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। रीसेंट का मतलब पिछला कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है, अब 10,000 कोई नहीं देने, अब मॉर्गेज वाला नया एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। तो अब ऑप्शन आपका इस केस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट आ रहे हैं, शहरोज इंस्ट्रक्ट्स तस्कीन अ मर्चेंट टू बाय अ ड्यूरेबल शिप फॉर हिम। शहरोज ने एक मर्चेंट के साथ एग्रीमेंट कर लिया और इंस्ट्रक्शन उसको दे दी कि भाई मुझे एक ड्यूरेबल एक अच्छी शिप लेकर दो। तस्कीन ऑन हिज ओन विल, तस्कीन ने अपनी मर्जी के साथ एम्प्लॉयज अ शिप सर्वेयर, एक सर्वे करने वाला, ये एक शिप सर्वेयर को उसने रखा ऑफ गुड रेपुटेशन टू चूज अ शिप फॉर शहरोज। उसने कहा यार एक मुझे ना अच्छी सी कश्ती जरा ढूंढ के दो। द सर्वेयर मेक्स द चॉइस नेग्लिजेंटली, चॉइस उसने मतलब उसने गलती कर दी, उसमें सही शिप नहीं ढूंढ सका और शिप क्या होगी, खराब होगी जी। हु इज लाइबल टुवर्ड्स शहरोज, अब शहरोज का नुकसान कौन भरेगा, जो भी उसको नुकसान हुआ, डूब गई कश्ती और सारा सिस्टम। तो बताएं जी क्या सर्वेयर नुकसान भरेगा या जो तस्कीन था मर्चेंट था वो भरेगा, या दोनों भरेगा, या कोई भी नहीं भरेगा। देखें एक आपको चीज याद होगी कि अगर हम किसी और पर्सन के ऊपर रिलाई कर रहे हैं और दूसरा जिसके ऊपर हम रिलाई करें वो डिफॉल्ट भी कर जाए इवन, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम भी डिफॉल्ट करेंगे क्योंकि हम उसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, अनलेस हमें हमारे प्रोमिसर ने कहा हो कि भाईजान आपने उसी से सिर्फ करवानी है। अब देखें शहरोज ने तो तस्कीन को कहा था, अब तस्कीन साहब ने अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से आगे कोई बंदा हायर किया, तो जो अगला बंदा हायर किया है वो सर्वेयर, वो उसका और तस्कीन का मामला है। शहरोज तो हमेशा किससे पूछेगा, जाके तस्कीन से पूछेगा। तो तस्कीन साहब जो हैं वो क्या है जी, वो आपको पे करेंगे जो भी आपके डैमेजेस हैं। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 6 पे आ रही थी, व्हेन द टाइम इज एन एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब टाइम एसेंस हो, प्रोमिसर फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑन टाइम, लेकिन प्रोमिसर साहब अपने टाइम पे प्रॉमिस नहीं कर पाए, अब क्या होगा। तो ए ऑप्शन सिंपल सा था, ये कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द प्रॉमिस, एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉमिस जी। प्रॉमिस जी इसको वॉइड भी कर सकता है और इसको कंटिन्यू भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो इसके ऊपर कुछ बात नहीं करता, कोई नहीं कहता कि मैं आपसे डैमेजेस वगैरह लूंगा लेट होने के, तो वो बाद में डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर प्रॉमिस ये कहता है कि भाई मैं इसको एक्सेप्ट तो कर लेता हूँ लेकिन मैं तुमसे डैमेजेस लूंगा, तो बाद में प्रोमिसर को डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे। ये होपफुली आपको पता है इस कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट आ रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें लास्ट वाला देख रहे हो, ऑब्लिगेशन टू पे फॉर ग्रेचुइटियस एक्ट और सर्विस, अगर किसी ने मुफ्त में कोई आपके लिए काम किया तो उसके लिए पैसे देना, ये क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट वगैरह के लिए देना वो तो होता है, और ऊपर वाली सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज तो है ही। उस पर्सन को भी आप दे सकते हो, माइनर और अनसाउंड माइंड को, और उसके डिपेंडेंट्स को भी दे सकते हो। ठीक है जी। क्वेश्चन 8, पोला रेंटेड एन अपार्टमेंट टू डेव फॉर ₹50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ के ऊपर रेंट पे दे दिया। अच्छा, इसमें मेरी प्रैक्टिस यही होती है कि आप लोग इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट या जो भी आपको लैंग्वेज आती है अपनी, उसके अंदर आप इसको ट्रांसलेट करें, आप ना बहुत इजी हो जाते हो चीज़ को लेकर, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज नहीं है, तो उसके अंदर सोचना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करें, टाइम सफिशिएंट होता है, इसको अपने हिसाब से उर्दू वगैरह में ट्रांसलेट करके फिर तसल्ली के साथ सोचें, आपको इंशाल्लाह बड़ा इजीली कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। पोला रेंटेड एन अपार्टमेंट टू डेव फॉर 50,000 पर मंथ। पोला एंड डेव साइन अ 1 ईयर लीज, 1 साल की लीज का उन्होंने, लीज का आपको है शॉर्ट टर्म लीज है, आइडिया है। टू बी इफेक्टिव बिगनिंग जनवरी 1, जनवरी 1 से उन्होंने कहा स्टार्ट हो जाएगी हमारी, मतलब कि जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगी। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद, डेव डिसाइडेड दैट ही डिड नॉट लाइक द अपार्टमेंट, उसको भाई कोई मजा नहीं आया अपार्टमेंट का। ही गेव पोला अ 30 डे रिटर्न नोटिस, उसने 30 दिन का नोटिस दिया। ठीक है, स्टेटिंग दैट ही वुड वेकेट द रेंटल अंटिल एट द एंड ऑफ द 30 days, विच वॉज April 30th। सही है, मतलब है कि
3 महीने बाद मतलब 31 मार्च को उसने कहा यार मैं छोड़ दूंगा, तो उसने कहा कि 30 दिन बाद मैं छोड़ूंगा इसको, तो 30 अप्रैल को उसने कहा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अपॉन रिसीट ऑफ डेव्स नोटिस, जैसे उसको नोटिस मिला है फौरन पोला मेड रीजनेबल एफर्ट्स टू फाइंड अ न्यू टैलेंट, उसने नया बंदा ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन स्टिल 2 महीने लग गए जी, मई 1 से लेकर जून 30 तक, क्योंकि 30 अप्रैल तक तो डेव ने पैसे दिए ना 4 महीनों के, लेकिन उससे उसके बाद क्या हुआ, मई 1 से लेकर 30 जून 2 मंथ्स के लिए कोई बंदा नहीं मिला। 1 जुलाई को जाके बंदा मिला, ठीक हो गया। पोला सूज डेव इन स्मॉल क्लेम्स कोर्ट, ये मतलब किसी अदालत के अंदर उसने क्या किया, उस पर केस कर दिया है। बताएं जी क्या रिजल्ट निकल सकता है। लेकिन सिंपल है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा। डैमेजेस की बात यहाँ पे बेसिकली हो रही है। डैमेजेस में याद करें हमने एक टर्म उसमें पढ़ी हुई है कि जो प्रोमिजी है वो मैक्सिमम कोशिश करेगा, या एग्रीड पार्टी जो है वो मैक्सिमम कोशिश करेगी कि मैं डैमेजेस को कम से कम करूं, ठीक है। बिला वजह ये नहीं कि जी अब मैं तो ढूंढूंगा ही नहीं टेनेंट, कोई भी पड़ा रहे पूरे 8 महीने के, इससे पैसे लूंगा, क्योंकि इसने तो 1 साल का वादा किया था, ठीक। अब यहाँ पे आपके माइंड में वो भी आ रहा होगा जो आमतौर पर रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं जी, 1 महीने के नोटिस के ऊपर आप छोड़ सकते हैं। देखिए वो यहाँ पे इररेलेवेंट है, आपने जो क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन के अंदर रहते हुए जवाब देना है। लीज थी 1 साल की, 1 मंथ का उसने नोटिस दे दिया, चाहे 2 मंथ का रहता, वो हमारे लिए इररेलेवेंट है कि कितने महीने का नोटिस देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उसने नोटिस दिया, नोटिस के मुताबिक उसने क्विट कर दिया, ये तो सही है। मसला यह है कि 2 महीने जो खाली रहा है तो उसका क्या किया जाए, और क्या पूरे अब बाकी के 8 महीनों के पैसे लिए जाएं। बाकी 8 महीनों के रीजनेबल ही नहीं लगती बात, क्योंकि 1 जुलाई से तो बंदा आ गया था नया टेनेंट, मतलब 6 मंथ के पैसे तो मिल गए पोला को ऑलरेडी, ठीक है। मसला तो है उन 2 मंथ्स का, तो उन 2 मंथ्स के अंदर भी अगर पोला ने एफर्ट ना की होती टेनेंट ढूंढने की तो उसको वो भी नहीं मिलने थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने रीजनेबल एफर्ट की है तो पोला क्या करेगी, 50,000 पर मंथ के हिसाब से 2 मंथ का 1 लाख रुपया उससे ले लेगी। तो जवाब आपको रहेगा सी। क्लियर है। देन नेक्स्ट आ गया जी, अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव ट्रेडेड विद द एलियन एनिमी। एलियन एनिमी के साथ आप कब ट्रेड करते हुए समझे जाएंगे, मतलब कब कंसिडर किया जाएगा, इफ ही हैज सप्लाइड और ऑब्टेन्ड गुड्स डेस्टिन्ड और कमिंग फ्रॉम एनिमी टेरिटरी विच पाकिस्तान इज एट वॉर विद। सही है जी। दूसरा, पेड एनी मनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपको पता कॉन्ट्रैक्ट भी होता है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाना, टू टेक प्लेस इन एनिमी टेरिटरी विच पाकिस्तान इज एट वॉर विद। सही है ये भी। तीसरा क्या, परफॉर्म एनी ऑब्लिगेशन टू और डिस्चार्ज एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एनिमी, ये सिंपल एनिमी की बात होती है, तो सी तो नहीं है। अच्छा ये ना क्वेश्चन गलत हो गया, इसका ऑल ऑफ देम में जाके आना चाहिए था बी एंड सी, ठीक है, क्योंकि जो सी ऑप्शन सॉरी बी, ए एंड बी, जो सी ऑप्शन है वो तो सिंपल एनिमी है ना, सिंपल दुश्मनी है भाई किसी के साथ, तो उसके साथ मैं कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, कोई मसला नहीं। मसला है एलियन एनिमी का, किसी और फॉरेन कंट्री का आपका सिटीजन जिसके साथ आपका मुल्क एनिमी हो, मुल्क वॉर के अंदर हो, ठीक है, वो एलियन एनिमी है। पर्सनल दुश्मनी को यहाँ पे वो कोई खातिर नहीं लाते। तो इसका ऑल ऑफ देम की जगह पे ए एंड बी ऑप्शन ये आप लिख लें तो ये सही होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया सिंपल क्वेश्चन है, पार्टनर गिविंग एडवांसेस टू द फर्म इज इंटाइटल्ड टू। जो पार्टनर लोन देता है, यहाँ पे कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं हो रही, उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। यहाँ पे बात हो रही है लोन देने की। जो लोन देता है उसने क्या करना होता है, उसको आपको पता है कि जो भी आपस में रेट एग्रीड है या वो मिलेगा, अगर कुछ भी एग्रीड नहीं है तो बाई डिफॉल्ट 6% मिलना होता है। तो आपका ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। MCQ 11 advice under the Partnership Act 1932 whether a notice given to a partner who habitually acts in the business of the firm। habitual का मतलब क्या है कि भाई वो एक्टिव पार्टनर है, एक्चुअल पार्टनर है वो, ठीक है। ऑफ एनी मैटर रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म, उसको फर्म के अफेयर्स के बारे में कोई नोटिस दिया जाए, विल बी डीम्ड एज नोटिस टू द फर्म, क्या उसको फर्म को दिया गया नोटिस समझा जाएगा। तो भाई यस समझा जाएगा, डी ऑप्शन होगा, इट ऑपरेट्स एज नोटिस टू द फर्म एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ फ्रॉड कमिटेड बाय और विद हिज कंसेंट। अगर तो उस बंदे ने फ्रॉड किया हुआ है या उस वो फ्रॉड के अंदर शामिल था और आपको पता है कि वो बंदा भी फ्रॉड में शामिल था, तो फिर आप उसको नोटिस नहीं दे सकते। अदरवाइज आपको पता है कि जब आपने किसी थर्ड पार्टी ने भी कोई नोटिस देना है फर्म को, कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो कब समझा जाएगा कि उसने फर्म को इन्फॉर्मेशन सबको मिल गई है, क्योंकि पार्टनर जो होता है वो एजेंट होता है ना सबका। तो एजेंट को अगर बात पता चलती है तो उसका मतलब है कि प्रिंसिपल की नॉलेज में भी है, ठीक है। एजेंट का कान और प्रिंसिपल का कान बात सुनने के हवाले से एक ही समझे जाते हैं, ठीक है जी। तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका। Question 12 लास्ट है MCQ, which of the following is a valid promissory note as per the Negotiable Instruments Act 1881। वैलिड वाला देखना है। पहले में क्या मसला है, प्रॉमिस टू पे बिलाल 500 एंड टू डिलीवर हिम माय ब्लैक हॉर्स। देखो घोड़ा बीच में आ गया, हमें पता है कि प्रॉमिसरी नोट सिर्फ और सिर्फ लीगल टेंडर का होता है, पैसों का होता है, सही है। सेकंड आ जाए,
ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा, अ प्रॉमिस टू पे बासित 500 7 डेज आफ्टर माय मैरिज विद कासिम। अब मैरिज पता नहीं कब होनी है, बेशक होनी तो है लेकिन कोई आइडिया नहीं है, बट मतलब दिस इज अनसर्टन। अनसर्टन है तो ये भी फारिग हो गया, अनसर्टन नहीं होना चाहिए। देन थर्ड है जी, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू अली। मैं मानता हूं कि मैंने अली को 1000 रुपया देना। टू बी पेड ऑन डिमांड, जब भी वो मांगेगा। सही है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। आप ना सिर्फ एक्नॉलेज कर रहे हैं बल्कि आप कह रहे हैं टू बी पेड, मैं पे भी करूंगा, ठीक है, जब भी वो बंदा मांगेगा। लास्ट वाला क्या है कि आई प्रॉमिस टू पे अजमल 500 ऑन दानिश डेथ। यहां तक तो सही था, लेकिन आगे मसला आ गया, प्रोवाइडेड दानिश लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम। पता नहीं अब दानिश साहब छोड़ के जाते हैं पैसे या नहीं, तो वो ऑप्शन तो गलत है। तो इसका आपका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है जी, चलें। अच्छा जी, अब आ जाए, ये होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब इसको चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन टू पे आ जाए। क्वेश्चन टू के दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। पहला आपका पार्ट है क्या, देखें ये हमने एक वीडियो होपफुली वही जिसकी मैं बात कर रहा था आपने देखी होगी। क्वेश्चन को देखकर आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा कि ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है या केस सिनेरियो है। तो उसमें एक बात ये थी कि जो थोड़े लंबे पैराग्राफ में लिखा हो जिसके अंदर पार्टीज का नेम आ रहा है, वो आमतौर पे केस सिनेरियो का क्वेश्चन होता है। तो पहले में भी सादिया इनवाइटेड मतलब थोड़ा सा है, दूसरे में भी अली हमीद आ गए हैं, तो ये केस स्टडी की बात लग रही है। देख लेते हैं। पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ लें। एडवाइस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एडवाइस करना है तो केस सिनेरियो आ गया। दूसरा सिचुएशन क्या है, वुड योर आंसर डिफर इफ द सेड पार्टी हैड बीन अ कंट्रीब्यूटरी 2024 न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय सादिया। चलें जी, कोई पार्टी सेलिब्रेट कर ली उन्होंने। सादिया इनवाइटेड हर 10 क्लोज फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट हर 25th बर्थडे ऑन 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 को शाम 7:30 बजे रॉयल रेस्टोरेंट पे सादिया ने अपने 10 दोस्तों को बुलाया कि जी आए हम जरा मेरी 25th बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। ऑल इनवाइटेड फ्रेंड्स एक्सेप्टेड द इनविटेशन एंड प्रॉमिस टू अटेंड दिस साइड। सब ने कहा कि हाँ भाई हम आएंगे, जरूर आएंगे। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द होटल मैनेजर, अब यहाँ पे होटल में रेस्टोरेंट में उसने करना था, सादिया डिपॉजिट 5000 एज नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी। वापस नहीं मिलने भाई, 5000 रुपया उसने जमा करवा दिए। आमतौर पे आपको पता ही है कि जब आपने रिजर्वेशन करवानी हो तो आप उसमें जमा करवा देते हैं। ऑन द स्केड्यूल डेट एंड टाइम 7:30 बजे 1 जनवरी को 3 among 10 फ्रेंड्स डिड नॉट टर्न अप। भाई वेट करते रहे, 8 बज गए, 9 बज गए, अब 3 दोस्त नहीं आए, बाकी मतलब है कि 7 दोस्त आ गए। ठीक है, बड़ा गुस्सा है सादिया को। उसने कहा यार इतना खर्चा किया हुआ था तो ये तो आए नहीं। सादिया ने क्या किया, उनके ऊपर केस कर दिया। तो बताएं जी, एडवाइस एज पर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखें केस सिनेरियो ना सिंपल है कि सबसे पहले आपने कुछ और नहीं करना, लीगल प्रोविजन लिखनी है। अभी जो आपको छोड़ दें कि क्या वो क्लेम कर सकती है, वो विन कर सकती है, वो छोड़े बात। सिंपल बात है कि आपने लीगल प्रोविजन लिखनी है। तो आपको पता है कि लीगल प्रोविजन में इसके ऊपर रेलेवेंट कौन सी है। यहाँ पे आ रही है बात दोस्तों के अंदर, बात हो रही है बर्थडे सेलिब्रेशन की। ठीक है, और उसने इनवाइट किया, लोग नहीं आए, ठीक है। अब आपने सबसे पहले लिखना है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब आप अपनी वर्डिंग में कुछ और तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन लीगल प्रोविजन इस तरह आपने सारी रेलेवेंट बतानी है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अब ये जो सोशल, डोमेस्टिक या रिलीजियस एग्रीमेंट्स होते हैं, इनमें बाय डिफॉल्ट प्रिजम्पशन ये है कि इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती। ये आपने लीगल प्रोविजन लिख दी है। अब यहाँ पे आपने लिखना है कि क्योंकि ये भी एक सोशल गैदरिंग थी इसके अंदर लोग नहीं आए, तो इसके अंदर क्योंकि इन्फोर्सेबिलिटी थी ही नहीं, देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। ये कोई इंटेंशन नहीं थी किसी की भी कि कोई केस भी हमारे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि प्रिजम्पशन यही होती है कि इसमें नहीं होता। तो इसलिए वो सू नहीं कर सकती, ठीक है, या सू करेगी भी तो ऑब्वियसली विन नहीं कर सकती। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है उसमें वो कहती है कि अगर वो कंट्रीब्यूटरी होती, कंट्रीब्यूटरी से मुराद क्या है कि हर बंदे ने अपने अपने पैसे मिलाने होते, तो फिर क्या होता। अब देखें, हर बंदे ने अपने अपने पैसे मिलाने थे, तो उसका मतलब है कि वो जो 5000 रुपया उसने जमा करवाया, यहाँ पे वो बर्थडे को निकाल रहे हैं ना बीच में से। उसने कहा कि अगर 1 जनवरी को बर्थडे वाली ना होती, कंट्रीब्यूटरी 2024 न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती, तो न्यू ईयर की खुशी एक बंदे को थोड़ी है। उसने सबको बुलाया, कहा कि 1000 1000 रुपया सारे लोग लेकर आए, ठीक है। अब अगर उस केस में वो 3 लोग नहीं आते, तो फिर क्योंकि कंट्रीब्यूशन करनी थी, तो वहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था, सही है, कंट्रीब्यूशन की बात आ गई ना। तो वहां पर जाके जो दूसरे वाले केस है उसमें वो सू भी कर सकती है, विन भी कर सकती है।
क्लियर है जी। तो लेकिन पहले आपने हमेशा लीगल प्रोविजन लिखनी है। दूसरे पे आ रहे हैं क्वेश्चन पे। अली अ प्रोमिसर एंड हमीद अ प्रोमिसी एंटर्ड इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जी, उसने खुद ही बता दिया, कोई मसला नहीं है। हाउएवर व्हेन अली मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, जब उसने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस किया, जिसको हम टेंडर भी कहते हैं, ठीक है, या अटेम्प्ट टू परफॉर्म भी कहते हैं, परफॉर्म करने की कोशिश की है, हमीद रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सेम। हमीद साहब ने आगे से इनकार कर दिया, मैं नहीं एक्सेप्ट करता। ब्रीफली स्टेट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अली। अली के भाई क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ऑल्सो स्टेट द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसका एक पार्ट थोड़ा मतलब बेसिकली केस सिनेरियो प्लस रिप्रोडक्शन ही होगी ना, कि आपने थोड़ा सा सिनेरियो बस उसने बताया, लेकिन है बेसिकली ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन ही। तो भाई जो आपको राइट्स पता है, आपको पता है कि जी एक बंदे ने परफॉर्म किया है सॉरी, एक बंदे ने परफॉर्म करने की कोशिश की, अगले बंदे ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो अली साहब जो हैं वो नॉन परफॉर्मेंस के जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि उसने परफॉर्म किया था, ठीक है। अब अगर तो उसका हुआ गुड्स डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर तो उसने गुड्स वगैरह दोबारा डिलीवर नहीं करनी, लेकिन अगर वो पैसे डिलीवर करने का था, मतलब पैसे देने थे, उसका प्रॉमिस था और अगले बंदे ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो पैसे दोबारा करेगा, ठीक है। मनी का जो होता है टेंडर, वो दोबारा करना पड़ता है, लेकिन हाँ जो डिले की वजह से इंटरेस्ट अक्रू होना था, अब वो इंटरेस्ट अक्रू नहीं होगा। ये सिंपल सी बात थी। आगे आ गया कि जी आपका वो ऑब्वियसली अली उसको वॉइड भी कर सकता है, वॉइडेबल करने का भी ऑप्शन है। देन एसेंशियल्स आपको बताने हैं जी क्या होते हैं वैलिड ऑफर के, तो आपको आइडिया अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम प्लेस, और ये वो सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सिंपल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है जी। 5 प्रोमिनेंट डिफरेंसेस बिटवीन कोएर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। सिंपल आपने टेबल बना के लिख देने हैं, एक तरफ अनड्यू एक तरफ कोएर्जन करके। Then briefly narrate the general provisions of punishment under the एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जनरल प्रोविजंस वो जो 3 होती हैं कि जी आपका 25 मिलियन तक आपको जो है जुर्माना हो सकता है, आपको जो है जेल हो सकती है 1 to 10 ईयर्स की, ठीक है, रिगरस, और उसके बाद क्या था आपका फॉरफीचर हो सकता है प्रॉपर्टी का। वो सिंपल जनरल प्रोविजंस जो इंसानों के ऊपर लगती हैं। लीगल प्रोविजन दूसरी वाली थी जो 100 मिलियन तक फाइन होता है। देन लास्ट क्या जी, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 माइनर इज ऑलवेज अ बेनिफिशियरी। कमेंट देखें आप, जो थोड़ा जनरली आपने पढ़ा तो हुआ है, ठीक है, ये मतलब आपने ये लाइन नहीं कहीं पे पढ़ी हुई बुक में, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट इस तरह पढ़े हुए हैं कि आप इसको खुद से ड्राफ्ट कर सकते हैं इसका जवाब। तो आपको पता है कि माइनर जो होता है वो एजेंट भी बन सकता है। माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, माइनर की जिम्मेदारी होगी वो तो छुट जाएगा, लेकिन अगर माइनर को कोई राइट होगा लेने का, तो वो उसको मिलेगा लाजमी। माइनर अगर किसी मेजर के साथ मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मेजर फंस जाएगा, माइनर बच जाएगा। तो माइनर जो होता है वो फेवरेट चाइल्ड है लॉ का, ठीक है जी। तो ये इसका सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पे आ जाए। ये भी सिंपल है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव इफेक्ट्स। उनका इफेक्ट क्या होता है, तो आपको पता है जनरल क्रॉसिंग होती है, उससे क्या होता है कि सिर्फ अकाउंट में पैसे जाने। स्पेशल क्रॉसिंग में बैंक का नेम आ जाएगा, सिर्फ उस बैंक के अकाउंट में पैसे जाएंगे उस पर्सन के। आगे फिर आपकी अकाउंट पे ही ओनली आ जाती है, उसमें क्या है कि जिस पेई का नाम लिखा सिर्फ और सिर्फ उसके अकाउंट में जाएंगे। और ये रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग होती है कि आगे ये निगोशिएबल नहीं हो सकता। और कई बार नॉन निगोशिएबल आप लिख सकते हो, लेकिन वो नॉन निगोशिएबल लिखने से भी जो आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो नॉन निगोशिएबल नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि जी आप अगले बंदे को देंगे तो वो कहेगा यार इधर तुमने नॉन निगोशिएबल लिखा हुआ है, अब तुम इंडोर्स भी कर रहे हो, तो इसका इफेक्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि अगले बंदे को जो टाइटल ट्रांसफर होना है, जो ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, दैट कैन नॉट बी बेटर देन द ट्रांसफर। ट्रांसफर के पास जब वो था उस वक्त उसके ऊपर नॉन निगोशिएबल की क्रॉसिंग नहीं थी, वो साफ था, सही था। अब नॉन निगोशिएबल करके भी आप निगोशिएट कर रहे हो, जो कि अलाउड भी है, तो ऑब्वियसली अगला बंदा कहेगा यार ये डबल मीनिंग आप बातें यहाँ पे कर रहे हो, तो उसकी समझ नहीं आई मुझे, ठीक है। लेकिन स्टिल वो निगोशिएबल होता है। अगर आप कहते हैं कि मैंने रिस्ट्रिक्ट करनी है, निगोशिएशन हो ही ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है, उसके केस में कर सकते हैं क्लियर है। क्वेश्चन 4 बी, अ प्रोमिसरी नोट वाज मेड विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम फॉर पेमेंट। अब ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट टेस्ट करने की ट्राई की गई है आपकी, मेरे ख्याल में हो गया होगा सबका सही। अ प्रोमिसरी नोट वाज मेड विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम फॉर पेमेंट। ऊपर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, इसका मतलब है कि वो अगर टाइम ऊपर ना लिखा हो तो वो कौन सा बन जाता है, वो ऑन डिमांड बन जाता है, ऐसे ही है, ठीक है। द पे एडेड ऑन डिमांड, उसने फिर भी ऊपर ऑन डिमांड लिख दिया है। तो बताएं कि क्या ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन हो गई है उसके अंदर, कोई चेंज आ गई है उसके अंदर? बिल्कुल चेंज नहीं है भाई। उसका जब उस पे टाइम नहीं मेंशन था तो उसका मतलब ही ऑन डिमांड ही था। अब अगर उस बंदे ने ऊपर ऑन डिमांड लिख भी दिया तो फिर कुछ भी चेंज नहीं ना हुआ। ऑल्ट्रेशन ये होती है कि किसी चीज की नेचर में चेंज है, कोई चेंज नेचर में नहीं आया। पहले भी वो पेएबल ऑन डिमांड था, अब भी वो पेएबल ऑन डिमांड ही है। सी पे आ रहे हैं जी, पलवशा अ मेजर एंड कुरतुल ऐन अ माइनर।
एक मेजर है एक माइनर है। एग्जीक्यूटेड अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ राफिया, दोनों ने मिलकर एक प्रोमिसरी नोट बनाया है इन फेवर ऑफ राफिया, राफिया के फेवर में, ठीक है। अब देखें बेसिकली है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही ना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो है, लेकिन करने का तरीका का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही है कि भाई मैं आपको पैसे दूंगा, प्रोमिसरी नोट हुआ है ना, और मतलब एक प्रॉमिस हो गया इन दोनों की तरफ से। तो सिंपल वही बात है कि जब भी माइनर और मेजर साहब मिलकर करेंगे तो माइनर बच जाएगा, मेजर फंस जाएगा, सारी की सारी लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी, मेजर के ऊपर आ जाएगी। लेकिन क्या ये वैलिड है? बिल्कुल ये वैलिड है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। माइनर जो है प्रोमिसरी नोट वगैरह भी बना सकता है, लेकिन जिम्मेदारी जो सारी होती है वो माइनर के ऊपर नहीं आती, लायबिलिटी माइनर की नहीं होती। लायबिलिटी अगर मेजर साथ इन्वॉल्व है तो उसकी आ जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन 5 सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसीडर विदाउट कंसीडरेशन वाले वॉइड होते हैं, एक्सेप्शन बता रहे हैं, तो आपने एक्सेप्शन बता रही थी, कंप्लीटेड गिफ्ट वाली, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पास वॉलंटरी सर्विसेज, टाइम बार डेट, और इसके अलावा अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में एजेंसी या कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट गारंटी वगैरह, वो आप लोगों ने सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी सिंपल रिप्रोडक्शन का था, पार्टनरशिप और को ओनरशिप का डिफरेंस वो आपने बता देना है, आपको आता है। अच्छा, अब ये पेपर के अंदर आप ये देखेंगे तकरीबन आपकी जो है 50-55 मार्क्स तक की, एग्जैक्ट मैंने नहीं काउंट की, लेकिन क्योंकि हमारी वो विंडो वो थी तो उसके अंदर ये बनाए गए केस सिनेरियोज हैं। बाकी तकरीबन 30-35 मार्क्स तक के आपके रिप्रोडक्शन और 15 के आपके एमसीक्यू हैं, तो इसी पैटर्न पे आई कैप भी चलता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 6 आ रहे हैं। पी एंड क्यू, मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग टॉयज। भाई टॉयज बनाएंगे और सेल करेंगे। ईच वन ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड 5 मिलियन, दोनों ने 5-5 मिलियन लगाए, विद द कंडीशन दैट पी एंड क्यू विल शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। दोनों उसने कहा 5-5 मिलियन लगा रहे हैं, 50-50% प्रॉफिट दोनों का, बट द लॉस इफ एनी इज टू बी बोर्न बाय पी अलोन। लेकिन अगर कोई भी लॉस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पी लेगा। अब इसको दो एंगल से देख सकते हैं। एक तो ये है कि जो क्यू है ही इज द पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, तो होता है इस तरह का पार्टनर, बिल्कुल होता है। और दूसरा एंगल क्या है कि भाई लॉस शेयर करना लाजमी है ही नहीं। सही है, आपने 5 एसेंशियल्स आपको पता है पार्टनरशिप के, उसके अंदर क्या क्या होता है। एओपी होनी चाहिए, 2 और मोर पर्सन की एसोसिएशन ऑफ पर्सन होने चाहिए। देन आपका क्या है, कैरिंग ऑन बिजनेस होना चाहिए, उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, एजेंसी रिलेशनशिप आपका होना चाहिए, और फिफ्थ वन आपका क्या था, अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो बेसिकली आपके 5 जो हैं वो एसेंशियल्स आपके उसमें मौजूद होने चाहिए, ठीक है। अब उसके अंदर प्रॉफिट होना लाजमी है, लेकिन कैपिटल का होना वो लाजमी नहीं है। एक एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, तो कैपिटल सॉरी लॉस का शेयर करना लाजमी नहीं है, प्रॉफिट का शेयर करना लाजमी है, ठीक है। तो आपने सिंपल लिख देना है कि भाई अगर उन्होंने एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करके एग्री ये कर लिया है कि जो लॉस है वो सिर्फ एक बंदा करेगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर ये एग्री ना किया होता और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना लिखा होता तो फिर आपको पता है कि भाई बाय डिफॉल्ट जो है क्वालिफाइड ड्यूटीज के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पार्टनर्स के, कि जिस तरह से फिर आपके प्रॉफिट्स शेयर होते हैं उसी तरह से लॉसेस भी शेयर होते हैं उसी परसेंटेज से, अगर कुछ ना लिखा गया हो। लेकिन अगर लिखा हुआ है तो फिर उसके मुताबिक हो जाएंगे। क्लियर है? तो आपने पहले लीगल प्रोविजन वो लिख दी कि भाई एसेंशियल्स ये होते हैं, उसके अंदर लॉस शेयर करना नहीं है, तो फिर आपने नीचे जवाब लिखे, हेंस इस केस में वो क्या है, पार्टनर हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं प्रेम, कासिम एंड राशिद, 3 पार्टनर्स आर पार्टनर इन अ फर्म कॉल्ड पीक्यूआर एंड को। प्रेम विद द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग दानिश, प्रेम साहब ने सोचा कि मैं दानिश को धोखा दूंगा। अ डीलर ऑफ ऑफिस फर्नीचर का वो डीलर था। बाय सर्टन फर्नीचर ऑन बिहाफ ऑफ द पीक्यूआर एंड को, उसने भाई पीक्यूआर फर्म के नाम पे कुछ फर्नीचर ऑर्डर कर दिया। ऑफिस फर्नीचर था, ऑर्डिनरी कोर्स का था, तो अगले ने भी समझा कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी तो है पार्टनर की, बात आ रही नहीं समझ कि क्योंकि दानिश साहब क्या है, कौन है, प्रेम साहब क्या है जी, आपके पार्टनर है। अब थर्ड पार्टी को पता है कि पार्टनर की इम्प्लॉयड अथॉरिटी तो है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर फर्नीचर वगैरह खरीदने की पहले भी खरीद लेते हैं, तो सही है। प्रेम डज नॉट गिव फर्नीचर टू द फर्म, लेकिन उसने फर्म को नहीं दिया बल्कि अपने घर जाके सजा के अपने ऑफिस में रख लिया उसने। दानिश हु इज अनअवेयर ऑफ द प्राइवेट यूज ऑफ फर्नीचर बाय प्रेम, उसको नहीं पता कि भाई प्राइवेट कर रहा है यूज अपने काम के लिए, उसने फर्म को क्लेम कर लिए पैसे कि भाई मुझे पैसे दो। फर्म ने आगे से मना कर दिया कि भाई हमारे पास तो कभी भी नहीं आया। बताएं जी कि क्या whether the firm's contention shall be tenable, tenable से मुराद है कि क्या वो मेंटेन हो सकेगी बात अदालत के अंदर, सही है, क्या उसको सुना जाएगा कि आप फर्म विन कर सकती है नहीं कर सकती, ठीक। अच्छा, कई बार ना अब ये टेनेबल वर्ड डाला इसलिए गया है कि आप लोग को आइडिया हो जाए, कई बार आई क्या भी यूज कर सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता कि इसका मतलब क्या है तो आपने तो भाई सिंपल अपना जवाब लिखना है
आप तो अपने हिसाब से जवाब लिखते हैं कि जी उसका वो विन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसमें नहीं कंफ्यूज होते रहना यार टेनेबल क्या है, आप अपने तरीके से लिख दें कि जी मेंटेन हो जाएगा या मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। अब उसका केस क्लियर है। अब ये भाई सिनेरियो आ गया, तो यहाँ पे आपको पता है कि जी यहाँ पे आपने वही लिख देना है कि जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर पार्टनर कोई भी जाके ऑर्डर कर देता है किसी बंदे से कोई गुड्स वगैरह खरीदने का, आपको पता है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है पार्टनर की, वो खरीद सकता है। तो अब जो थर्ड पार्टी को तो नहीं पता कि भाई ये अपने लिए नहीं कर रहा है, मतलब ये फर्म के लिए नहीं खरीद रहा है, ये तो अपने यूज के लिए खरीद रहा है। थर्ड पार्टी ने उसको दे दिया है, अब थर्ड पार्टी फर्म से लेगी, लेकिन फर्म के साथ क्योंकि फ्रॉड हुआ है तो फर्म किससे लेगी, उस बंदे से लेगी। क्लियर है, फर्म प्रेम से पैसे निकलवा लेगी। ओके जी, नेक्स्ट पे आ रहे हैं। जका, यासिर एंड जैन आर पार्टनर्स इन अ फर्म एज पर terms of the partnership. Zaka is entitled to 20% of the partnership property and profit. जका को जो 20% मिलना है उसका प्रॉफिट का। जका रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, वो रिटायर होता है 15 दिन बाद, वो इसी गम में फोत हो जाता है कि मैं रिटायर हो गया हूँ। यासिर एंड जैन कंटिन्यू बिजनेस ऑफ द फर्म विदाउट सेटलिंग अकाउंट, उन्होंने भाई काम जारी रखा लेकिन अभी तक अकाउंट्स को सेटल नहीं किया। अकाउंट सेटल करने से बता दिया कि जका के पैसे से जो लेने देने थे वो नहीं किए। अब वो जका साहब तो हो गए फोत, ठीक है, जका तो जिंदा नहीं रहा। व्हाट आर द राइट्स ऑफ जकाज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अब आपको पता है अगर एक फोत हो जाए तो उसके फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव का राइट होता है। क्या उनके राइट्स हैं, देखिए उनके वही लीगल प्रोविजन है कि राइट्स हैं आउटगोइंग पार्टनर का। आउटगोइंग पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। आउटगोइंग पार्टनर अगर खुद जिंदा हो तो उसके पास ये राइट्स होते हैं, अगर वो जा चुका हो, फोत हो चुका हो, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ये वाले राइट आते हैं। उनके पास ये ऑप्शन, दो ऑप्शन उनको दिए जाएंगे कि भाई या तो आप जो उसका पैसा पड़ा हुआ है उसको कैपिटल के तौर पर ट्रीट करो, ठीक है, और आप जैसे वो पहले प्रॉफिट लेता था 20%, उसी तरह उसको मजीद 20% प्रॉफिट मिलता रहेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम आपके उस पैसे को कर्जा समझ लेते हैं, एडवांस समझ लेते हैं और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देते रहते हैं। अगर तो रेट कोई एग्री हुआ पड़ा था पहले से तो उसके ऊपर, अदरवाइज अगर नहीं है तो 6% के ऊपर हम आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करते रहेंगे जब तक के सारे पैसे वापस नहीं होते। तो ये आपका इसका सिंपल जवाब, ठीक है। डी पे आ रहे हैं, रियाज फाउंड अ पर्स इन एमबी शॉपिंग प्लाजा। शॉपिंग प्लाजा में उसको भाई कोई पर्स मिल गया। ही डिपॉजिटेड द पर्स टू मैनेजर ऑफ द मॉल, उसने मॉल के मैनेजर को दे दिया कि भाई असल बंदे को वापस कर देना। हाउएवर द पर्स रिमेन्ड अनक्लेम्ड, लेकिन जो ओनर था वो ढूंढने आया ही नहीं, उसको लेने आया ही नहीं अभी तक। रियाज नाउ वांट्स टू क्लेम द पर्स बैक, अब रियाज साहब कहते हैं भाई मुझे वापस करो। मॉल का जो मैनेजर वो कहता नहीं भाई आपको क्यों करें, आपका तो है ही नहीं, तो बताएं जी क्या राइट्स हैं उसके, क्या वो वापस ले सकता है। तो बिल्कुल ले सकता है। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ट्रू ओनर एंड फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, उन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है। और हमें पता है कि जी फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स ने बेली के तौर पे ट्रीट करना होता है उस चीज को। बेली का मतलब क्या है कि जब तक के बेलमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट आपका बन चुका है, जब तक ट्रू ओनर नहीं आता उसने उस चीज की इसी तरह हिफाजत करनी है जिस तरह की उसकी अपनी चीज है। उसने ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करनी है और उसके पास उस चीज को रिटेन करने का, अपने पास रखने का, जब तक कि ट्रू ओनर नहीं आता, राइट है। कोई भी थर्ड पार्टी उससे ये राइट नहीं छीन सकती रिटेंशन का, ठीक है। तो बेशक वो क्लेम कर सकता है भाई उसके पास रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली जब तक कि ट्रू ओनर नहीं आता। क्लियर है। क्वेश्चन 7, कमेंट ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन लीगल प्रोविजंस एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एट 1872। पहला आ गया जी, माज टेक्स अ सीट इन अ बस रन बाय वीवी ट्रेवल्स। वीवी ट्रेवल्स की एक बस खड़ी हुई थी, वो कराची से डीजी खान जाती है। द बस वाज स्टैंडिंग इट एट इट्स बे इन द बस टर्मिनल, बस टर्मिनल के ऊपर बस खड़ी हुई थी और जाके माज साहब बैठ गए वहां पर, सीट ले लिया उन्होंने। बताएं जी कि क्या एग्जामिन करें इसको। तो सिंपल है कि भाई ये एक इम्प्लाइड जनरल ऑफर थी, एक जनरल ऑफर थी। आपको पता है कि बसेस इसी तरह खड़ी होती हैं अड्डों के अंदर, वहां पे जाकर जो बंदा बैठे, ये तो नहीं होता बस वाला कहेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं लेके जाना, नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऑफर करवाई हुई है कि भाई हम जाना चाह रहे हैं, जो जो बंदा आगे बैठना चाहता है बैठ जाए। तो उनकी तरफ से एक जनरल ऑफर थी, माज ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और जाके सीट पे बैठ गया। दोनों के दरमियान क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। क्लियर है जी बात। नेक्स्ट आ रहे हैं, महनूर ऑफर टू सेल हर एंटीक कलेक्शन ऑफ स्टोन्स टू फातिमा ऑन 1 मई 2023। महनूर ने कहा कि ये मेरे पास कोई बड़े कदीम जमाने के स्टोन्स पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, ये आप खरीद लें। 1 मई को कहा, विदाउट स्पेसिफाइंग डेडलाइन, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं स्पेसिफाई की कि आपने कब तक इसको करना है। फातिमा मेड हर माइंड टू एक्सेप्ट दी ऑफर 15 मई। फातिमा का 15 मई को जहन बन गया हाँ भाई मैं खरीद लूंगी, लेकिन कम्युनिकेट उसने किया 30 नवंबर को जाके, कोई मतलब कि 6.5 मंथ बाद उसने 6.5 मंथ बाद उसने जाके बताया है।
महनूर रिफ्यूज टू सेल द कलेक्शन। अब महनूर ने कहा कि नहीं भाई वो तो मैं बेच चुकी हूँ या मैं नहीं आपको बेचना चाहिए, तो बताएं कि क्या उसका वैलिड एक्शन वैलिड है। इसमें हमें पता है कि आपने प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर अंदर परफॉर्म करना होता है, लेकिन अगर आप उसमें ना कर पाए तो फिर रीजनेबल टाइम के अंदर आपने करना है। ठीक है, अब ये रीजनेबल टाइम तो नहीं है कि 7 महीने हो गए हैं, फर्स्ट मई को ऑफर हुई थी, 30 नवंबर को जाके 7 मंथ्स हो गए हैं, तो ये रीजनेबल टाइम तो कोई नहीं है जिसमें आप एक्सेप्ट करो। तो वो महानूर के पास ये राइट था कि वो उस ऑफर को रिवोक कर सकती थी, खत्म कर सकती थी। ऑटोमेटिकली क्या हो गई, लैप्स ऑफ टाइम की वजह से रिवोक हो चुकी है। क्लियर है जी बात। सी पे आ रहे हैं, पाशा क्लब एंड रबास जॉइंटली बोरोड 5 लाख फ्रॉम वकार। तीनों ने भाई जॉइंट प्रोमिसर की बात आ गई, तीनों ने 5 लाख रुपए वकार से उधार लिया है। द होल अमाउंट वाज रीपेड टू वकार बाय क्लब। क्लब जो थे उसने वकार को सारी के सारे पैसे वापस कर दिए। पहले तो ये बताएं क्या उसने सही किया, कर सकता है। आपको पता है कि जो जॉइंट प्रोमिसर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जॉइंटली और सेवरली होती है, मतलब है कि जो प्रोमिस उनसे इकट्ठे भी निकलवा सकते हैं सबसे भी, और किसी एक बंदे से भी निकलवा सकता है, दो से भी निकलवा सकता है, जैसे उसे मुनासिब लगे। तो उन्होंने भाई क्लब साहब को घेरा, क्लब ने 5 लाख रुपया दिया और कहानी होगी खत्म। प्रोमिसी के एंगल से तो खत्म होगी, प्रोमिसी अब इनमें से किसी से नहीं मांग सकता। लेकिन डिसाइड इन द लाइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेदर क्लब कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पाशा एंड रबास, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाशा are liable in case of death of Pasha, whether club can recover the contribution from the assets in case Rabas becomes insolvent। बताएं जी तीनों का। सिंपल है कि भाई जॉइंटली सेवरली आपकी लायबिलिटी है, पहले तो आपने इसकी सारी लीगल प्रोविजंस लिख देनी है। उसमें यही है कि अगर एक पर्सन बीच में से डिफॉल्ट कर दिया तो बाकी के जो लोग होते हैं उन्होंने इक्वली उसका लॉस शेयर करना होता है। देन अगर कोई फोत हो जाए तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्होंने जाके प्रॉमिस को फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो वो लीगल प्रोविजंस लिखने के बाद आपने इनके जवाब दे देने हैं। जैसे पहला आ गया, क्लब कैन रिकवर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पाशा एंड रबास, बिल्कुल जी वो कर सकता है। ठीक है, देन दूसरा क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या वो लायबल हैं, बिल्कुल लायबल हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पाशा के वो पे करेंगे। थर्ड क्या है, लेकिन वो जॉइंटली करेंगे। ठीक है, आपको पता ना कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाए, एक प्रोमिसर की डेथ हो जाए, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अब लायबल तो हैं जॉइंट प्रोमिस में, लेकिन अब वो जॉइंटली हैं। अब सेवरल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सेवरल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जिंदा प्रोमिसर्स के ऊपर लगता है, मतलब जो लाइव प्रोमिसर्स होते हैं उन्होंने जॉइंटली भी परफॉर्म करना होता है, सेवरली भी करना होता है। लेकिन अगर वो फोर्थ हो जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने सिर्फ और सिर्फ जॉइंटली करना होता है विद अदर जिंदा वाले। सही है, जिंदा वाले या अगर सारे ही फोर्थ हो गए तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ जॉइंटली करना होता है। ठीक है, लास्ट वाला क्या है जी, इंसॉल्वेंट है तो वो भी आप कर देंगे कि भाई उनके इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो अब जो बाकी के लोग हैं, बल्कि उसके एसेट्स में से हैं, तो बिल्कुल जी रबास के जो एसेट्स बचे हुए हैं थोड़े बहुत, एक तो पहले उसमें से पैसे निकल आएंगे जितने के निकल गए, जो बचेंगे वो फिर इक्वली लॉस आपस में शेयर करना पड़ेगा। ओके, 8 पे आ जाए। सिंपल है जी, लिस्ट डाउन द प्रोविजंस इन एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। जो इम्प्लाइड प्रोविजंस लिखी हुई हैं उसमें कि आमतौर पे एक अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इम्प्लाइड का मतलब क्या है कि अगर एक्सप्रेस नहीं है तो फिर ये चीजें मानी जाएंगी। एक आपका आर्बिट्रेटर होगा। अच्छा, अब ये वाली जो चीजें हैं इसको आपने प्रोसेस की तरह याद रखना है, इंशाल्लाह ये नहीं भूलेगी। जैसे अभी देखें, मैंने भी कोई 2-3 बार ही पढ़ा है, लेकिन अब मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे सिंगल सोल आर्बिट्रेटर होगा आपका, अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैं, मतलब कि 2 4 6 हैं, इस तरह हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने में से एक अंपायर को चूज करेंगे। आर्बिट्रेटर ने 4 महीनों के अंदर फैसला करना है। अगर वो 4 महीनों के अंदर, या अदालत उस टाइम को बढ़ा भी सकती है, अगर वो 4 महीनों के अंदर फैसला नहीं करते या लिख कर दे देते हैं भाई हम कर ही नहीं सकते फैसला, तो फिर क्या होगा, जो अंपायर है वो करेगा फैसला कितनी देर के अंदर, 2 महीनों के अंदर। ठीक है, और टाइम इसका एक्सटेंड भी हो सकता है। आर्बिट्रेटर या जो अंपायर्स हैं उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो अवार्ड दे सके। अवार्ड से मुराद क्या है, जजमेंट दे सके, फैसला दे सके, और वो तमाम के ऊपर बाइंडिंग होगा। और वो जिसको चाहेंगे कि भाई आपने कॉस्ट बियर करनी है, आपने खर्चा बियर करना है, इस तमाम केस का वो उसके ऊपर लगा सकते हैं। और किसी भी मशवरे के लिए वो अदालत के पास भी जा सकते हैं। ये जनरल सी बातें हैं तो आपने इस तरह लिख देनी है। दूसरा, अगर पाकिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बताएं तो ये सिंपल है जी, आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट साहब हेड ऑफ स्टेट है, नीचे सेनेट और पार्लियामेंट नेशनल असेंबली है आपकी। तो आगे सेनेट का रोल बताया, और सेनेट का रोल यही है कि जो जो नेशनल असेंबली से कानून पास हो जाएगा वो इधर भी पास होगा, तो इन्होंने लॉ मेकिंग के अंदर ही हेल्प करनी होती है। नेक्स्ट भी 5 प्रैक्टिसेस बता रहे हैं जिसकी वजह से कंपटीशन खराब होता है। तो आपको पता है जो आप डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करते हैं वो चीजें आपने, ये मतलब सिंपल रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन है 9। पहले रिक्वायरमेंट पे चले आए। इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, अलग अलग है, इकट्ठे नहीं इनको देखना। पहला आ गया, वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर हातिम करेक्ट और अदरवाइज।
चलो जी, हातिम साहब ने भी कुछ कहा हुआ है, वो देख लेते, सही कह रहे हैं कि नहीं। दूसरा, व्हाट वुड बी द आंसर इन केस मिस्टर हातिम डज नॉट इंसिस्ट ऑन सच ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रीपेमेंट। ओके, ये वो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। व्हाट वुड बी द मोड ऑफ एडजस्टमेंट और अप्रोप्रिएशन ऑफ सच पार्ट पेमेंट इन केस नाइदर मिस सोनम नॉर हातिम इंसिस्ट एनी। ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया जी। आपको इसको देख लेते हैं। मिस सोनम, a wealthy individual, provided a loan of 80,000 to Mr. Atim on 26th Feb 2019। 26 फरवरी 2019 को उसने दी 80,000 रुपया कर्जा दिया मिस्टर हातिम को। द बोरवर मिस्टर हातिम आस्क्ड फॉर अ फर्दर लोन ऑफ ₹150,000। उसने कहा भाई 1.5 लाख रुपया मुझे और दो, ठीक है। मिस सोनम एग्रीड बट प्रोवाइडेड द लोन इन पार्ट्स एट डिफरेंट डेट्स। उसने भाई एग्री तो किया, लेकिन अब ये जो कर्जा 1.5 लाख रुपए का दिया उसने डिफरेंट डेट्स पे दिया, तोड़ के दिया। मतलब है कि उसने 1 लाख रुपया दिया 28 फरवरी को और 50,000 रुपया दिया 3 मार्च को जाके। ओके, मतलब है कि अब इस बंदे को कर्जे आ चुके हैं। 80,000 रुपया आया था 26 फरवरी का, 1 लाख रुपया आया 28 फरवरी का और 50,000 आया 3 मार्च का। ओके, टोटल कितना हो गया जी आपका? 2,30,000 रुपया। 10 मार्च को जाके हातिम ने 75,000 रुपया पार्ट एक पे किया, ठीक है। 75,000 पे कर दिया एंड इंसिस्टेड दैट द लेंडर शुड एडजस्ट 50,000 टुवर्ड्स द लोन टेकन ऑन 3rd मार्च। उसने कहा 3rd मार्च को 50,000 लिया, ये 50,000 उसमें एडजस्ट करो, बाकी का जो 25,000 है वो आप एडजस्ट कर लें 26 फरवरी वाले 80,000 में से, ठीक है। मिस सोनम ऑब्जेक्टेड टू दिस अरेंजमेंट एंड आस्क्ड द बोरोवर टू एडजस्ट इन ऑर्डर ऑफ डेट। उसने कहा भाई तरतीब से होगा, मतलब है कि 26 वाले 80 में से मैं सारा 75 निकाल रही हूँ, बाकी के भी तुम्हारी तरफ पेंडिंग है, ठीक है। बताएं जी क्या हातिम साहब की बात सही है? अब इसमें सिंपल, पहले हमने सारी की सारी प्रोविजंस लिख देनी है। बिल्कुल इजी तरीका है। लीगल प्रोविजन आपने क्या लिखनी है कि भाई आपको पता है सिनेरियोज होते हैं इसके, कि अगर तो आपका जो बोरवर है वो इंडिकेट कर दे तो आपने उसी तरह करना है। अगर बोरवर इंडिकेट नहीं करता तो फिर जो लेंडर है वो अपनी मर्जी से कर सकता है इसको एडजस्ट, इंक्लूडिंग टाइम बार डेट बट नॉट डिस्प्यूटेड डेट। ये आपने लिख दिया। फिर आपने तीसरी क्या लिख दी कि भाई अगर दोनों ही नहीं बताते कि किस तरह करना है, तो उस केस में क्या होता है, फिर आपका टाइम की बेसिस पर होता है कि जो पहले का कर्जा होता है उसको पहले सेटल किया, तो बाद का होता है बाद में किया जाता है। और उसमें भी अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल है तो इंटरेस्ट को पहले एडजस्ट करते हैं, प्रिंसिपल को बाद में। अब ये लीगल प्रोविजन सारी की सारी होगी। अब आपने इनके जवाब लिखने हैं। अब ये देखें, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर लीगल प्रोविजन सेम है, ठीक है। तो आप इसको बजाय दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यही है कि आप ऑप्शन 1 लिख के लीगल प्रोविजन लिखें, रेलेवेंट जवाब लिखें, लीगल प्रोविजन जवाब इस तरह। एक तरीका यह है कि ऊपर लीगल प्रोविजन जनरल इनकी सारी लिख दें जो इनके ऊपर अप्लाई होनी है। उसके बाद फिर आप ऑप्शन 1 लिखें, बताएं जी कि क्या एज पर दी अबव प्रोविजंस गिवन। जो है हातिम साहब हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हातिम ने बताया था तो वो कर सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन आ गई है कि हातिम ने अगर नहीं बताया तो वहां पर फिर सोनम के पास ऑप्शन था, वो जिस तरह चाहती कर सकती थी। तीसरे वाले के अंदर ये है कि भाई दोनों को नहीं पता किस तरह करना है, तो फिर टाइम के हिसाब से पोर्शन होगा, ठीक है जी। तो ये था जी आपका, होपफुली आपको इसका फायदा हुआ होगा। सॉल्यूशन को लाजमी देखिएगा, आपने अपने तौर पर इसको सोल्व भी करें और फिर उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे किस हद तक आपके आंसर्स ठीक हैं। केस सिनेरियोस के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले लीगल प्रोविजन लिखनी है। उसके रीज़न ये है कि एक तो एग्जामिनर को पता लगता है कि जी आपने कितना क्लियर जवाब दिया है। सेकेंडली आपकी अपनी बड़ी हेल्प हो जाती है कि जब आपने ऊपर लीगल प्रोविजन लिखी हो उसके बाद जवाब लिखेंगे ना, तो आप जवाब लिख ही नहीं सकते उसके अगेंस्ट। मतलब है कि अदरवाइज आप सिर्फ जवाब पे जाएंगे, आंसर लिखने बैठ जाएंगे, डिसीजन लिखने बैठ जाएंगे, तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि आप गलत करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप लीगल प्रोविजन लिखोगे पहले तसल्ली से, फिर आप ऊपर देख पढ़ के लीगल प्रोविजन को अपना जवाब बनाओगे तो वो हमेशा ही सही होगा, उसमें गलती का चांस रहता है कोई नहीं, ठीक है जी। तो ये था ये आपका बिजनेस लॉ का। बाकी हमने कोशिश की है कि आपको रिवीजन लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए हैं, आप लोग वो भी सुने, इंशाल्लाह उससे भी आपको फायदा होगा। बाकी रन डाउन नोट्स भी आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, वो भी यूज करें। मॉक भी देखें, टेस्ट भी जिनको चाहिए हो वो आप ले लें। वैसे तो अब लास्ट स्टेज है, बस पढ़ने पे फोकस करें, प्रैक्टिस केस नॉलेज की थोड़ी ज़्यादा करें। तो इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।